हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम है जो उसे प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे और ये भी समझेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पैटर्न क्या है। तो ये आप कह लो लेटेस्ट पेपर है और ये पेपर हुआ था जनवरी 10 2025 को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्रोनोलॉजिकली सेट करना है जो भी आपको एक्ट या कन्वेंशन गिवन है। तो सबसे पहले है UNCLOS, फिर है मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट ऑफ इंडिया, फिर पोलर कोड, फिर है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। तो इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि ये कब कब हुए थे। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उससे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लो कि आपको ये चीज़ अभी से, जब भी आप प्रिपेयर करते हो एग्ज़ाम के लिए, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसमें आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है कि कौन सा एक्ट, कन्वेंशन या ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रीटी, ठीक है, कोई भी कन्वेंशन है, एक्ट है, ट्रीटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कब साइन हुई है ये आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए आंसर है बी। तो यहाँ पे इन सबको आप अच्छे से देख लो एक बार। तो सबसे पहले है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, UNCLOS। तो इसे अडॉप्ट किया गया था 1982 में और इट केम इनटू फोर्स 1994। ठीक है। तो एक चीज़ आपके दिमाग में और आ सकती है कि एग्ज़ाम में यही चीज़ क्या दोबारा पूछी जाएगी, क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं लेकिन सभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना कि इसमें अगर ये 4 कन्वेंशन पूछी गई हैं तो हो सकता है कि अगली बार कोई और 4 कन्वेंशन पूछी जाए और उन 4 कन्वेंशन में हो सकता है कि इनमें से किसी एक का नाम हो फिर से। तो आपको इसलिए इनके नाम और इनके ईयर याद होने चाहिए। तो उसके बाद है मैरीटाइम एक्ट, पायरेसी एक्ट ऑफ इंडिया 2022, ठीक है। फिर है पोलर कोड 2017, ओके। उसके बाद है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1914, ये सबसे पहले है। इनसे जुड़ी कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो अगर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करें तो सबसे पहले ये आएगा फर्स्ट, ठीक है, फिर ये सेकंड और फिर उसके बाद ये है थर्ड, फिर ये है फोर्थ, ओके। इस तरीके से आपको इसे सेट करना है। इनके बारे में कुछ और चीज़ें देख लो ताकि आपको ये याद रहे। UNCLOS ये क्या है? ये डिफाइन करता है मैरीटाइम जोन, राइट्स ओवर रिसोर्सेज एंड नेविगेशनल राइट्स। तो ये मैरीटाइम जोन है, उससे क्या करता है? डिफाइन करता है। इसी के साथ आप कह लो कि जो हम बार बार सुनते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो वो भी इसी के साथ एस्टेब्लिश हुए हैं जो 200 नॉटिकल माइल तक होते हैं, ओके। फिर है मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट, ये स्ट्रेंथन करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैट पायरेसी इन इंडियाज मैरीटाइम जोन, ओके। तो जो पायरेसी के ऊपर आप कह लो कि UNCLOS है, इसके साथ ही अलाइन करके इंडिया ने फिर ये एक्ट बनाया है। फिर 2017 का है पोलर कोड, ये क्या करता है? इसको अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ओके। ये क्या क्या कवर करता है? शिप का डिज़ाइन, नेविगेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आर्कटिक एंड आर्कटिक वाटर्स। तो उससे जुड़ा है ये पूरा का पूरा एक्ट। उसके बाद है SOLAS, ये क्या करता है? ये सेट करता है मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर शिप्स टू प्रिवेंट मैरीटाइम एक्सीडेंट। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि ये सारे मैरीटाइम से जुड़े हैं। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ना है, वैसे तो कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो उसमें जो भी कन्वेंशन एक्ट है उसको ध्यान से पढ़ना है। एक तो देखो कहानी होती है, स्टोरी होती है। मैं आपको सीधा बताऊं, कंसेप्ट होता है कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो आपको पता है, वो आपको जल्दी से पता चल जाता है। लेकिन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का मतलब है कि आपको इनके ईयर पता होने चाहिए कि ये कब एस्टेब्लिश हुए और इनका स्पेसिफिक गोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अभी सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बुक वाला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक थॉट एंड इंटरप्रेटिव एसे? जॉर्ज के टेनहम, के सुब्रमण्यम, सी राजा मोहन, एस जयशंकर। आप भी साथ साथ में कोशिश करना कि आंसर करने की कमेंट बॉक्स में कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं है। आप खुद को भी टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि बुक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो हमें बुक्स के नाम और उनके ऑथर पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है? राइट आंसर है जॉर्ज के टेनहम, इन्होंने ये बुक लिखी है। इसके अलावा इनकी कुछ और बुक्स आपको बता दूं। द इंडियन एयरफोर्स ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट 1994 में पब्लिश हुई। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर 1961,
हु विल विन अ की टू पजल ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर 1989। तो रेवोल्यूशन का टॉपिक आपके सिलेबस में है कि नहीं, एयरफोर्स का कंसेप्ट और टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो उन्हीं से जुड़ी इनकी बुक्स है, तो इनकी बुक्स के नाम आपको पता होना चाहिए। और ये 2-3 बुक्स जरूर देख लेना कि ये कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुई, मैंने लिखा ही है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है इस बार इनकी एक बुक का पूछा गया कि ये बुक किसने लिखी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाए इनकी 4 बुक्स के नेम गिवन हो कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो, पहले कौन सी पब्लिश हुई, दूसरे नंबर पे कौन सी, और थर्ड एंड फोर्थ सो ऑन। तो पब्लिश होने के ईयर के अकॉर्डिंग भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो पूछ सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। देखो फिर से सीक्वेंस पूछा गया, इस चीज़ के ऊपर मैं बार बार जोर देता हूँ कि आपको ईयर पता होने चाहिए हर एक चीज़ के। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन कौन से ईयर में पब्लिश हुए, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर आपको सेट करके इसका आंसर करना होता है। इसके लिए आंसर है बी, ओके। और इनके ईयर भी अभी देख लेते हैं, खुद से भी रिकॉल करने की कोशिश करना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP 1965, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP 72, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948 में अडॉप्ट किया गया, 1959 में इट केम इनटू फोर्स। इनके काम क्या क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, इरेडिकेट करता है पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करवाने की कोशिश करता है अलग अलग देशों में ताकि प्रमोट कर सके सस्टेनेबिलिटी। फिर उसके बाद है यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम क्या है, प्रोवाइड फूड असिस्टेंस एंड कॉम्बैट हंगर ग्लोबली। इसके अलावा जो शिपिंग सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसे रेगुलेट करता है IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीक्वेंस वाला है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, विच इंडिया लॉन्च्ड और ज्वाइंट दीज इनिशिएटिव, कि इंडिया ने अलग अलग इन इनिशिएटिव समिट्स को कब ज्वाइन किया। तो इंडियाज़ इंडो पैसिफिक विजन, सागर इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ईस्ट एशिया समिट। सो सबसे पहले है इंडियाज़ इंडो पैसिफिक विजन, ओके। ये 2018 में आप कह लो फॉर्मली आर्कुलेट किया गया था, ऑल दो ये पहले से चल रहा है क्योंकि एक तरीके का विजन है। फिर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर 2015 में। ये इंडियन ओशन रीजन में आप कह लो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन के लिए ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। फिर है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019, ईस्ट एशिया समिट 2005, ओके। और ये क्या है, एक रीजनल फोरम है फॉर स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्कोर्स। इसमें कितने मेंबर हैं, 18 मेंबर कंट्रीज़ है इसमें, ओके। जैसे ट्रेड से रिलेटेड इशू, सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन से जुड़े जो इश्यूज़ हैं उन्हें ये क्या करता है, एड्रेस करता है। और इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। अभी ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो एस्टेब्लिश कब हुआ था। अभी जो ना थोड़े इजी क्वेश्चन आप कह लो कि जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे नेटो के बारे में तो आपने हज़ारों बार सुना होगा कि नहीं, कि 1949 में बना। लेकिन अभी जो इजी क्वेश्चन है, जो काफ़ी जर्नल क्वेश्चन है, जैसे यूनाइटेड नेशन कब बना था, आपको पता है कि कब बना था, ईयर आपको पता है। या फिर आप कह लो कि NPT कब साइन हुई थी, 1968। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। ये कुछ आप ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जर्नल हैं, आप अच्छे से जानते हो पहले से ही, ईयर आपको पता है। लेकिन ईयर के साथ फिर उसमें क्या पूछा जा सकता है, मंथ कौन सा था, अप्रैल, जुलाई, ये कौन सा मंथ था। सो ये अप्रैल में इस्टेब्लिश हुआ, तो 1949 अप्रैल में इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रसल्स बेल्जियम में है, ओके। इसके अलावा क्या है, 2024 के अकॉर्डिंग 32 इसके मेंबर्स हैं। लेटेस्ट जो देश ऐड हुए हैं वो फिनलैंड है, स्वीडन है, ओके। इसके अलावा किसी ने क्या अभी तक विड्रॉ किया है यहाँ से, तो वो हमें देखना होगा। तो फ्रांस ने विड्रॉ किया था नेटोज मिलिट्री कमांड 1966, लेकिन 2009 में दोबारा ज्वाइन कर लिया। लेकिन किसी भी कंट्री ने अभी तक फुली इससे विड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो जो काफ़ी जर्नल चीज़ें हैं, यानी कि जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना है, आपको लगता है ये इजी है, तो उसका फिर आपको मंथ भी याद रखना है, वो भी कोशिश करना। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इस्टेब्लिश हुई 59 में, 69, 57 या 67।
ये इस्टेब्लिश होती है 1957 में जुलाई में, ठीक है। अभी ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे सेम क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो साथ में आपको जुलाई 29 भी पता होना चाहिए इसके साथ ही, ये आपने ध्यान देना है अभी नेक्स्ट टाइम के लिए। और इसमें क्या है, इसका हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रिया में। 177 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। अभी लेटेस्ट मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया है, ओके, क्या किसी ने इससे पूरी तरीके से अभी तक विड्रॉ किया है? तो बिल्कुल विड्रॉ किया है 1994 में नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो हमेशा आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है ये सोच के कि मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि हमें वो पसंद होता है, हमारे इंटरेस्ट का होता है, लेकिन याद रखने के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। मान लो जैसे अभी क्वाड गिवन है, ठीक है, तो इससे जुड़ी जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि फैक्ट के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो क्वाड का क्या पूछा गया है? तो क्वाड हैज़ हैड वर्किंग ग्रुप्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस के बारे में इनके पास वर्किंग ग्रुप है? स्पेस के बारे में, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे काफ़ी जनरल लगता है कि ह्यूमन राइट तो होगा ही, लेकिन ह्यूमन राइट का नहीं है, ये बाकी तीन तो है। तो ABC इसका आंसर है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लो। तो ये क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में ग्रुप है, काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर भी इनका आप कह लो इस तरीके का ग्रुप था, कोविड-19 एंड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी है, ओके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, स्पेस कॉपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर है। मतलब नेक्स्ट टाइम में सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन के साथ इसको जोड़ के प्रेजेंट किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके ग्रुप्स कौन कौन से हैं। और इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में, ओके। उस टाइम पे इनफॉर्मल था, रिवाइव हुआ 2017 में, मतलब 2017 में इसको आप कह लो कि रिवाइव किया गया, ऑल्दो ये 2007 से काम कर रहा है। इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं। कोई इसका फॉर्मल हेडक्वार्टर्स नहीं है, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर ये ज़्यादा काम कर रहे हैं? फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ओके। और ये फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया गया था 2007 में, और किसने इनिशिएट किया था? जापान ने, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन 2017 तक ये इनएक्टिव ही रहा, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और ये इसके वर्किंग ग्रुप्स है, कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और समिट के बारे में 2022 में टोक्यो समिट हुआ, फर्स्ट इन पर्सन। यहाँ पे आप कह लो कई सारी चीज़ों, कई सारी डेवलपमेंट्स इसमें होती हैं। जैसे वर्किंग ग्रुप पूछ लिया, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको इसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस पूछ लिया जाए। तो ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है? मेन काउंटर करना चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक, प्रमोट करना रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो ये इसका मेन पर्पस है। फिर से देखो एग्रीमेंट वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, सार्क एग्रीमेंट ऑन रैपिड रिस्पांस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, एशियान एग्रीमेंट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पांस, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है? डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका यूनिट है, मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 5 या 6 है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलग अलग एग्रीमेंट आपको दे दिए गए डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए, और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फिर आपको सेट करके बताना है। सो ये देख लो आप यहाँ पे, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 है, सार्क एग्रीमेंट ऑन रैपिड रिस्पांस टू नेचुरल डिजास्टर 2011 है, एशियन एग्रीमेंट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पांस 2005 है, और 2019 में लेटेस्ट कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये अलग अलग टाइम पे हुए हैं, इनसे जुड़ी कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे और ऐड कर रखी है, आप बाद में PDF से ज़रूर पढ़ना। अभी ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट बजट ईयर मार्क्ड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द यूनियन इंटरिम बजट 2024-2025। तो ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आ गया। तो बजट से जुड़ी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ा जो भी बजट है उससे जुड़ी जो भी आप कह लो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन आ गया अभी बुक्स वाला।
बार बार आपको मैं कहता हूँ, आपने अगर हमारी क्लासेस देखी है तो आपको बुक्स के नाम पता होने चाहिए। स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, आर्ट ऑफ वॉर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। चारों के नाम हो सकते हैं आपको नहीं पता हो, लेकिन एक का तो पता होगा कि नहीं। द आर्ट ऑफ वॉर आपको पता है कि सुन तzu ने लिखी है, ये तो आपने हजारों बार सुना होगा। तो बी के लिए 4 है, तो बी के लिए 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है। बाकी दो ऑप्शन ये गलत हो गए। उसके बाद आप देखो अभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी आपने कई बार सुना होगा कि नहीं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो सैमुअल पी हंटिंगटन है ना, तो सी के लिए 2 है, सी के लिए 2 यहाँ पे है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। सो 11th क्वेश्चन जो आपके लिए क्वेश्चन, आप इसका मुझे आंसर बताना। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये भी आप कह लो करंट अफेयर से जुड़ी चीज़ है, इसका आंसर आप मुझे बताना। तो अभी ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने अभी 10 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट पार्ट में अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे ऐप और वेबसाइट पे जाइए, जिसका नाम है अमन पाठशाला। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन होता है। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस के लिए, तो आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स, एमसीक्यू और पीवाईक्यू, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ऐप और वेबसाइट का नाम है अमन पाठशाला। लिंक गिवन है ही, अगर अदरवाइज़ कमेंट करके मुझे पूछ लेना कुछ ना समझ आए तो। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।